नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हम UPSSC पैट के कोर्स को कवर कर रहे हैं और इतिहास हमारा जो है पहला टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने आज जो हमारी क्लास है मराठा साम्राज्य को लेकर है। और अभी तक हम एक मराठा साम्राज्य में एक क्लास आपको प्रोवाइड करा चुके हैं और यह है क्लास नंबर 2 है। हमने पहली क्लास जो है प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगी। और वहाँ पर हमने जो है शिवाजी के उत्तराधिकार, शिवाजी और शिवाजी के शासन को हमने वहाँ डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से शिवाजी ने अपना सिंहासन किया और औरंगजेब की कूटनीतियों और हिंदू विरोधी नीतियों के चलते ही सतारा महाराष्ट्र के आसपास वाले क्षेत्र में शिवाजी ने किस प्रकार से अपने आप को छत्रपति शिवाजी घोषित किया और किस प्रकार से जयसिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि होती है और वह किस प्रकार से औरंगजेब के दरबार में पहुँचते हैं। वहाँ किसी व्यक्तिगत कारण के कारण जो है औरंगजेब शिवाजी को कैद में डाल देते हैं और 1666 में वह कैद से निकलने के बाद में पुनः अपनी सत्ता स्थापित करते हैं और अपने आप को 1674 में छत्रपति शिवाजी घोषित करते हैं। अंततः यह समय ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया और 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है और उसी के चलते जो है शिवाजी के उत्तराधिकार को लेकर जो है हम आज आपकी क्लास लेकर आए हैं। तो देखिए, 1680 से बाद में शिवाजी के उत्तराधिकार को लेकर एक विद्रोह हुआ था, जिसमें विद्रोह किया गया था राजा राम के विरुद्ध साहू जी का। क्योंकि शिवाजी का पुत्र जो था साहू जी था, ठीक है, उनको पुरंदर की संधि में शिवाजी के दरबार में औरंगजेब के दरबार में भेजने की बात की गई थी, परंतु वह संधि पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई थी। इस वजह से इनके 2 पुत्रों का नाम जो है हमारे सामने आता है। एक तो पुत्र का नाम आता है संभाजी, जो इनके बड़े पुत्र हैं, और एक इनके छोटे पुत्र राजा राम का जिक्र आता है। परंतु संभाजी ने किस वजह पर यह आक्रमण किया? क्योंकि संभाजी ने 1680 में मृत्यु के बाद में 1689 तक कारवार संभाला, परंतु ये विद्रोह एक कारवार के दौरान था। अब इसकी अवधि क्या थी कि छोटे पुत्र संभाजी इनके बड़े पुत्र थे, परंतु छोटे पुत्र राजा राम को शिवाजी कोंकण क्षेत्र दे देते हैं। कौन सा क्षेत्र दे देते हैं? कोंकण क्षेत्र देते हैं। और अंततः शिवाजी की मृत्यु पर किसी भी उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की गई थी। शिवाजी ने अभी तक किसी पुत्र को भी अपनी मृत्यु से पहले भी और मृत्यु के बाद भी एक इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की थी मृत्यु से पहले कि मेरी मृत्यु के बाद में यह उत्तराधिकारी बनेगा। तो अभी किसी भी उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की गई थी। परंतु शिवाजी की जैसे ही मृत्यु होती है 1680 में, जैसे ही मृत्यु होती है शिवाजी की 1680 में, उनकी पत्नी सोयराबाई, किनकी पत्नी? शिवाजी की पत्नी सोयराबाई अपने पुत्र राजा राम का राज्याभिषेक कर देते हैं। किसका राज्य अभिषेक कर देती हैं? किसका? राजा राम का। अब यही बात जो थी वो बिगड़ने वाली थी और संभाजी को पता चलता है कि मैं बड़ा पुत्र होने के बाद भी मेरा राज्याभिषेक क्यों नहीं किया गया। ठीक है, अब यहाँ से होता है विद्रोह के क्षण शुरू कि मुझे क्यों नहीं उत्तराधिकार दिया गया। तो क्या होता है कि संभाजी जो हैं वो मराठा सेनापति हमीर मोहिते की सहायता लेते हैं। क्योंकि सेनापति जो थे मराठा सेनापति, उनकी मर्जी यही थी कि संभाजी शासक बने, ना कि राजा राम। क्योंकि राजा राम एक कमज़ोर और एक दुर्लभ शासक थे, एकदम दुर्लभ शासक थे। उन्हें लगता था कि उत्तराधिकार के युद्ध में संभाजी ही शिवाजी की जगह ले सकते हैं। ठीक है, संभाजी ही जो है शिवाजी की जगह ले सकते हैं। इस प्रकार हमीर मोहिते जो थे उस समय मराठाओं के सेनापति थे। ठीक है, उन्हीं की सहायता से जो है संभाजी शासक बने और ये शासक कितने समय तक बने? 9 वर्षों तक शासक बनकर रहे। परंतु इनका भी शासन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाया और ये अपने शासन का पूरी तरीके से लाभ भी नहीं उठा सके। उसी समय जो है संभाजी की मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं संभाजी की क्या नीतियाँ थीं। संभाजी ने मुग़ल सूबेदार दिलेर खां से भी समझौता कर लिया था, जिससे कि मुग़ल सत्ता उनके ऊपर दबाव ना बनाए। ठीक है, उन्होंने उनसे समझौता कर लिया था, मुग़ल सूबेदार थे, उनसे समझौता कर लिया था और अपने आप को राजा घोषित किया और अपना पेशवा, अपना प्रधानमंत्री, संभाजी ने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया? नीलोपंत को बनाया। तथा सलाहकार जो बनाया वो किसे बनाया? कभी कलश। इसी बात का पता औरंगजेब को चलता है। इसी बात का पता जो है औरंगजेब है यहाँ पर, औरंगजेब को पता चलता है कि मुग़ल सूबेदार दिलेर खां से इनका समझौता हो गया है। तब वह मुग़ल सेनापति मुबारक खां को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? मुबारक खां को भेजते हैं। मुग़ल सेनापति मुबारक खां को भेजते हैं और कहाँ पर? सम्मेश्वर का एक युद्ध होता है और वहाँ 1689 में उस युद्ध में
सम्मेश्वर के युद्ध में 1689 में सम्मेश्वर युद्ध में मुगल सेनापति मुबारक खां जो है इनकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है संभाजी की। तो कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में मज़ा आया। हमीर मोहिते से मिलकर इन्होंने शासन संभाला, परंतु मुगल सूबेदार दिलेर खां के साथ समझौता करके अपने आप को इन्होंने साम्राज्य का राजा घोषित किया और अपना पेशवा नीलो पंत को बनाया और सलाहकार जो है कवि कलश को बनाया। परंतु इस बात का पता जब औरंगजेब को चलता है कि औरंगजेब को ये पता चलता है कि इन्होंने जो है मुगल सूबेदार दिलेर खां से जो है समझौता कर लिया है, तो ये बात उनको बर्दाश्त नहीं होती है। ये बात उनको बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि इनके पिता ने औरंगजेब की कैद से भागकर बहुत बड़ा गुनाह किया था। उन्हें लगता था कि मुगल सत्ता को छीन किया था उन्होंने कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपने मुगल सेनापति, बहुत धुरंधर सेनापति थे इनके, मुबारक खां को भेजते हैं और ये सम्मेश्वर की जगह पकड़े जाते हैं और वहाँ पर एक युद्ध होता है और वहाँ इनकी हो जाती है हत्या। और इनकी पत्नी है येसुबाई, ये संघर्ष जारी रखती हैं, परंतु संघर्ष जारी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रख पाती और येसुबाई और इनका पुत्र साहू जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये वही साहू है जिसकी परवरिश जीनतुल निशा ने की थी। क्या नाम था, जीनतुल निशा। ठीक है, जीनतुल निशा ने साहू की क्या करी थी, परवरिश की थी कैद खाने में। समझ गए नहीं, औरंगजेब की पुत्री जो थी उसी ने क्या करी थी, इनकी कैद खाने में क्या करी थी, परवरिश की थी, वही है। बाद में जाकर अभी ये बताएंगे कहाँ से ट्विस्ट हो रहेगा। इस समय पर जब इनकी हत्या होगी तो अब स्वतंत्र राजा बनने की जो है, स्वतंत्र राजा बनने का मौका किसे मिला है, राजा राम को स्वतंत्र राजा बनने का मौका मिल गया है। और ये भी लंबे समय तक नहीं टिक पाए, केवल 11 साल तक ही अपनी सत्ता को स्थापित किए रहे। ऐसा मान लो 2 प्रधानी इन्होंने देख ली थी यहाँ से अच्छे तरीके से, यानी कि 1689 से 1700 तक ही रहे और इन्होंने एक नए पद का सृजन किया जिसका नाम होता है प्रतिनिधि। और पहला प्रतिनिधि जो बनाया वो किसे बनाया, प्रहलाद निराजी को। पहला प्रतिनिधि किसे बनाया, प्रहलाद निराजी को। और मुगलों के आक्रमण से, यानी कि इनको इतना भय था, इतना डर था कि मुगलों के आक्रमण के भय से ये 8 वर्षों तक अर्काट यानी जिंजी के किले में जो है रह छिपकर। कहाँ पर रहे, जिंजी के किले में। इन्हें इतना डर लगा क्योंकि ये कमज़ोर शासक तो थे ही पहले से। ठीक है, और मुगलों के आक्रमण की वजह से कि जिस प्रकार से मुगलों ने संभाजी की हत्या करवा दी है, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे मौत के घाट उतार दें, और इसी डर से जो है 8 वर्षों तक जो है अर्काट और जिंजी के किले में ये रहे। इन्होंने एक सरंजाम प्रथा शुरू की थी, बस ये इनका एक नाम यही यहाँ से आता है कि एक प्रथा इन्होंने शुरू की थी। अंततः अब क्या होता है कि राजा राम की पत्नी जो होती हैं वो बहुत बहादुर होती हैं। ठीक है, कौन है इनकी पत्नी, इनकी पत्नी है ताराबाई। कौन है इनकी पत्नी, ताराबाई। तो कहते हैं ठीक है, पति की हत्या, पति की मृत्यु के बाद कौन, शिवाजी द्वितीय, इनका अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय और ताराबाई का शासन शुरू होता है। और कब से कब तक होता है, 1700 से लेकर 1707 तक। 1700 से लेकर 1707 तक इनकी पत्नी जो है इसे कायम रखती हैं, संघर्ष को जारी रखती हैं। ठीक है, राजा राम की पत्नी जो है ताराबाई संघर्ष को जारी करती हैं और संघर्ष जारी करते करते पन्हाला, सिंहगढ़, इन पर तो अपना अधिकार कर लेती हैं। पन्हाला और सिंहगढ़ पर अपना अधिकार कर लेती हैं। कौन, ताराबाई। तो अच्छी बहादुर शासिका थी। यहाँ पर पन्हाला और सिंहगढ़ पर क्या कर लेती हैं, अधिकार, और सूरत और भड़ोच को क्या कर लेती हैं, लूट लेती हैं। सूरत और भड़ोच को लूट लेती हैं। और इसी अवधि को 1700 और 1707 की अवधि को मराठा स्वतंत्र संग्राम का नाम दिया गया था। ये आरओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस अवधि को मराठा स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया गया, नाम दिया गया, तो वो दिया गया था 1700 से लेकर बेटा 1707 तक। इतनी बात आपको आ गई होगी समझ में। ठीक है, ताराबाई की प्रशंसा किसने की थी, तो एक इनके दरबार में थे खफी खां, उन्होंने इनकी क्या करी थी, प्रशंसा की थी। और दक्षिण कर्नाटक में ताराबाई का प्रभाव बढ़ता गया और इसी ताराबाई के प्रभाव को बढ़ते हुए देखकर और एक मराठा शक्ति जो है एक महिलाओं के हाथों में देखते हुए, मराठाओं की सत्ता को परिवर्तित होते हुए देखते हुए और उसका मज़ा लेने के लिए, उसका लाभ उठाने के लिए जो औरंगजेब की कैद में थे, कौन, संभाजी के पुत्र साहू जी, अपने चाचा की यानी कि अपनी चाची, अब शासन कौन कर रही हैं, उनकी चाची वो कर रही हैं शासन। कौन कर रही हैं, उनकी चाची शासन कर रही हैं। तो अपनी चाची के विरुद्ध खड़ा करने के लिए, उसकी चाची के विरुद्ध खड़ा करने के लिए एक औरंगजेब के पुत्र होते हैं, क्योंकि यहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल सत्ता भी परिवर्तित होने लगती है और
मराठों की सत्ता परिवर्तित होती है। इस परिवर्तन के दौर में और मराठाओं की परिवर्तित सत्ता का लाभ उठाते हुए कि एक महिला के हाथों में पहुंच गया, उसका लाभ और उसका फ़ायदा, उसका मज़े लेने के लिए आजम मोहम्मद आजम बहादुर शाह प्रथम की सहायता से, यानी कि अनुमति से, राजा कौन है? बहादुर शाह प्रथम। और आजम जो है इनका भाई है, औरंगजेब का पुत्र मुअज्जम आजम और आपके मुअज्जम आजम और एक और थे, क्या नाम था उनका? काम बख्श। ठीक है, तो काम बख्श तो इनसे अलग ही हो जाता है, परंतु क्या होता है? आजम और मुअज्जम जो बनता है वो क्या बनता है? बहादुर शाह प्रथम बनता है। तो बहादुर शाह प्रथम की परमिशन से आजम जो है वो इनको कैद से रिहा कर देता है। इनको क्या कर देता? कैद से रिहा कर देता कि जाओ अपनी चाची से लड़ो। ठीक है, और ये उत्तराधिकार के युद्ध में कि ये तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये हमारा अधिकार है, मेरे पिताजी की गद्दी थी, ये तुम कैसा सिंहासन कर रहे हो, मैं उत्तराधिकारी होना चाहिए हूँ। किसके? संभाजी की गद्दी थी, तो इसे क्या कर लिया? कहती मेरे पिताजी की गद्दी है और मैं अधिकारी हूँ इसका। इस उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर यहाँ पर लड़ाई होती है। और किस किस के बीच में होती है? वो होती है ताराबाई और साहू जी के बीच में। ठीक है, और यहाँ पर ताराबाई जो है हार जाती हैं और वो पन्हाला की तरफ चली जाती हैं, और साहू जी जो हैं वो कहाँ आ जाते हैं? वो सतारा में अपने आप को उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। ठीक है, तो पहले इसको समझेंगे। अब आगे की कहानी हम समझते हैं कि अब जो शासक आने वाले हैं इनके बाद वो कौन आने वाले हैं? साहू जी आने वाले हैं। पूरी कहानी आ चुकी है। एक बार रिकॉल कर लेंगे। छोटा पुत्र राजा राम को कोंकण क्षेत्र दे दिया था। शिवाजी की मृत्यु के बाद सोराबाई ने उन्हें कर दिया राज्याभिषेक। इसी बीच संभाजी जो है मराठा सेनापति हमीर मोहिते की सहायता से संभाजी का संवेदी शासक बन जाते हैं, और संभाजी मुगल सूबेदार दिलेर खां से समझौता करके, ठीक है, और सिंहासन देते हैं। इसी समय पर औरंगजेब जो है अपने सेनापति को भेजता मुबारक खां को, और वो इनकी हत्या कर देता है और पत्नी और उनके पुत्र को क्या कर लेता है? गिरफ्तार। वही समय में राजा राम को स्वतंत्र राजा बनने की वो मिलती है, अनुमति मिलती है, और वह डर में, मुगलों के डर के कारण 8 वर्षों तक अरकाटक या जिंजी के किले में रहते हैं। वही समय उनकी मृत्यु हो जाती है। पत्नी ताराबाई उनके पुत्र शिवाजी द्वितीय के संरक्षक के रूप में शासन करती हैं और संघर्ष जारी रखती हैं। पन्हाला, सिंहगढ़, सूरत, भड़ोच यहाँ को 2 को लूटती हैं और 2 पर करती हैं राज्य विस्तार। और मराठा स्वतंत्रता संघर्ष का जो समय था वो यही समय था, और ताराबाई की प्रसन्नता की, और काटक में ताराबाई का प्रभाव बढ़ ही रहा था। इतना ही मज़ा लेने के लिए औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है वहाँ, और औरंगजेब के पुत्र जो हैं आजम जो हैं वो किन्हें रिहा कर देते हैं? बहादुर शाह की मृत्यु के फिर बहादुर शाह की अनुमति से वो कर देते हैं साहू जी, यानी कि संभाजी के पुत्र को रिहा कि जाओ अपनी चाची से लो पंगा। ठीक है, और अपना उत्तराधिकार लीजिए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा साहू। अब साहू पढ़ने वाले हैं। साहू का शासन जो रहा था 1707 से लेकर, सबसे बड़ा शासन इन्हीं का रहा था। 1707 से लेकर 1749 तक इनका शासन रहा था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ ये क्या थे? ये मुग़ल कैद में थे, यानी किस में थे? मुग़ल कारावास में थे, और इनका लालन पालन जो किया था वो औरंगजेब की पुत्री जीनत उल निशा ने किया था। किसने किया था? जीनत उल निशा ने। इनका पालन पोषण जो किया था किसने किया था? जीनत उल निशा ने किया था। ठीक है, और मराठा परिवर्तित सत्ता का लाभ उठाने के लिए, लेने के लिए आजम शाह बहादुर शाह प्रथम की अनुमति से क्या कर देते हैं? रिहा कर देते हैं इनको क्या कर देते हैं? रिहा। किनको? साहू जी को क्या कर देते हैं? रिहा कर देते हैं। ठीक है भाई। अब क्या होता है कि अब रिहा होने के बाद में फिर उत्तराधिकार का संघर्ष किससे करते हैं? ये अपनी चाची किससे? ताराबाई से। और ये ताराबाई को क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं। अब क्यों पराजित कर देते हैं? इनका एक रीज़न था पराजित करने का। क्या होता है कारण? अब मैं आपको बताता हूँ पराजित होते क्यों हैं।
बालाजी विश्वनाथ जो 1696 में औरंगजेब के एक सूबेदार थे, औरंगजेब के क्या थे, एक सूबेदार थे बालाजी विश्वनाथ। वो बालाजी विश्वनाथ जो है किसके साथ मिल जाते हैं, साहू जी के, यानी कि साहू जी के साथ कौन आने पर, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ मिल जाने पर क्या है, साहू जी की सत्ता जो हो जाती है, पावर जो है बढ़ जाती है, और जिससे जो है वो ताराबाई को क्या कर देते हैं, पराजित है, ताराबाई को क्या कर देते हैं, पराजित, किसे, ताराबाई को। और ताराबाई कहाँ चली जाती हैं, पन्हाला चली जाती हैं अपने पुत्र के साथ, किसके साथ, पुत्र के साथ, ठीक है। और साहू जी जो है वो सतारा में क्या कर लेते हैं, सतारा में अपना क्या कर लेते हैं, सतारा यानी कि महाराष्ट्र में अपना राज्याभिषेक कर लेते हैं, राज्याभिषेक कर लेते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है भाई। तो थोड़ी सी मैं आपको बात बता देता हूँ यहाँ पर क्या था कि ये जो उत्तराधिकार का युद्ध होता है, ये जो उत्तराधिकार का युद्ध होता है वो कौन सा युद्ध होता है, वो खेड़ा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, खेड़ा का युद्ध, जहाँ पर कौन हारी थी, ताराबाई पराजित होती हैं। और कब होता है ये, 1707 में खेड़ा का युद्ध होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बात और बताया हम कि क्या था, साहू जी का शासन कब से चला, 1707 तक देखो यहाँ हुआ था, 1749 तक चला। मुगल कारावास में थे ये, जीनतुल निसा ने औरंगजेब की पुत्री ने पाला था। मराठा परिवर्तन सत्ता का लाभ उठाने के लिए आजम शाह ने बहादुर शाह की अनुमति से, प्रथम की अनुमति से इन्हें रिहा कर दिया था। उत्तराधिकार का संघर्ष चलता रहा ताराबाई से, और एक खेड़ा का युद्ध हुआ 1707 में, जिसमें ताराबाई को पराजित कर दिया और वो पन्हाला अपने पुत्र के साथ चले गई, और ये सतारा में अपना राज्य स्थापित करने के लिए बैठ जाते हैं। और इनका जो साथ दिया वह बालाजी विश्वनाथ ने दिया, जिससे कि इन्हें राज्य सिंहासन मिला। अब बालाजी विश्वनाथ कौन थे, इनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। बालाजी विश्वनाथ जो थे वो थे 1696 में पूना के सभासद थे। पूना के क्या थे, सभासद थे, परंतु बाद में क्या बन जाते हैं, औरंगजेब के सूबेदार बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, औरंगजेब के सूबेदार। और वह किसके साथ मिल जाते हैं, बालाजी विश्वनाथ साहू जी के साथ मिल जाते हैं। तो ये थी इनकी कहानी, और यहाँ से 1707 में ये अपना सिंहासन संभालते हैं, ठीक है भैया। तो इनका सतारा सिंहासन यहाँ से आया। अब ये एक नए पद का सृजन करते हैं, जिनका नाम होता है, साहू ने सेना करते, क्या होता है, सेना करते। तो अब सबसे पहले मैं साहू जी को लिख लेता हूँ, क्योंकि अब क्या है कि इन्हीं में जो साहू जी तो थे सम्राट, क्या थे, सम्राट थे। अब इन्हीं में एक पद होता है पेशवा का। अब यहाँ से एक पेशवा का पद जो है वो शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, एक पेशवा का पद जो है यहाँ से शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ से आगे हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बालाजी विश्वनाथ के बारे में, ठीक है। क्योंकि 49 तक तो यही रहेंगे, अब इन्हीं की निगरानी में सारे पेशवा काम करेंगे 49 तक, ठीक है। 3 पेशवा जो है इन्हीं के समय में काम करेंगे, बालाजी विश्वनाथ काम करेंगे, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ के नाम में फिर आपके बालाजी प्रथम काम करेंगे, और फिर काम करेंगे आपके बालाजी बाजीराव, ये काम करेंगे। तो हम जो बात करने वाले हैं बात करने वाले हैं प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ। क्योंकि बालाजी विश्वनाथ ये वो थे, इनका शासन जो बना वो कब से हुआ, 1713 से लेकर और 1740 तक यही रहते हैं। मतलब ये किसके अधीन काम कर रहे थे, बालाजी बाजीराव विश्वनाथ किसके अधीन काम कर रहे थे, ये काम कर रहे थे साहू जी के। किसके बाद काम कर रहे थे अंदर में, साहू जी के, क्योंकि साहू जी जो सम्राट हैं अभी, और उनका शासन कब से कब तक है, 1707 से लेकर और 49 तक है। तो इन्होंने, साहू जी ने जो है ना अपना इन्हें पेशवा बना रखा था, जिन्हें प्रधानमंत्री कहते हैं, पेशवा बना रखा था। तो ये वो हैं, ठीक है। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा परिचय करते हैं, क्या थे। तो देखिए ये 1696 में क्या थे, 1696 पूना के सभासद थे, पूना के सभासद। क्यों बनाया पेशवा सब बताता हूँ मैं। आगे हम बात करते हैं, तो बाद में क्या बन गए थे, सूबेदार। बाद में क्या बन गए थे, सूबेदार बन गए थे। कहाँ पर, मुगल सेना में बन गए थे सूबेदार, यानी किसके, औरंगजेब के क्या बन गए थे, सूबेदार बन गए थे ये, ठीक है भैया।
इसके बाद मैं बताता हूँ कि साहू ने साहू के साथ मिले, परंतु साहू से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या कहानी थी। साहू से पहले बात कर लेते हैं कि ये जो बालाजी विश्वनाथ हैं, बालाजी विश्वनाथ जो हैं, अब थोड़ी सी एक बात और कर लो कि साहू जी जो हैं, साहू महाराज ने एक पद बनाया था जिसका नाम है सेना करते, कारते जो है सेना करते ये बनाया था। और ये क्या था, ऐसा बताइए कि सेना करते जो था ये सेना को संगठित करने वाला था। क्या था, सेना को संगठित करने वाला, ये पद था सेना को संगठित करने वाला। तो ये पद बनाया था और किसे बना दिया था, ये बना दिया था बालाजी बाजीराव को, बालाजी विश्वनाथ को ये पद दे दिया था। ठीक है, अब विश्वनाथ ने क्या संघर्ष करे मैं ही बताता हूँ जरा। विश्वनाथ ने देखिए, जब औरंगजेब एक तरफ तो चल रहा था मुगल, उत्तर मुगल काल, एक तरफ चल रहा था पेशवा। औरंगजेब के बाद में जो आते हैं वो कौन आते हैं, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के बाद में कौन आते हैं, जहादर शाह। और जहादर शाह के बाद में जो आते हैं वो कौन आते हैं, जहादर शाह के बाद में आते हैं फारूक शेर। ठीक है, तो विश्वनाथ ने फारूक शेर के तख्ता पलट पर सैयद बंधुओं का साथ दिया था। सैयद बंधुओं का साथ दिया था क्योंकि सैयद बंधुओं ने फारूक शेर को शासन पर से हटाना था। तो इनने विश्वनाथ ने क्या करा था, सैयद बंधुओं का साथ दिया था। और यहाँ से सैयदों के साथ इनने क्या करी थी, संधि करी थी। समझ गए नहीं, इनने क्या करी थी, सैयदों के साथ करी थी संधि। और उस संधि में क्या बात आई थी मैं आपको बताता हूँ। संधि में क्या बात थी, उन्होंने ये कहा था कि जितने भी रिश्तेदार हैं साहू जी के, आपको उन्हें रिहा करना पड़ेगा। साहू जी के सिंहासन पर आप कोई भी दोबारा से उन्हें परेशान नहीं करोगे। ठीक है, जितने भी उनके साथ बंदी लोग थे उन सबको रिहा करोगे। ठीक है, उनकी जितनी जागीरें लूटी हुई थी उन सभी जागीरों को आप वापस करोगे। तो जो सैयद बंधु थे रफ़ीउद्दरजान वो राजी हो गए थे। इस संधि से कौन राजी हो गए थे, रफ़ीउद्दरजान राजी हो गए थे। उन्होंने कहा ठीक है साहब, जो हुक्म आपका वो हम ऐसा करेंगे। क्यों, क्योंकि ये शासन चल रहा था उत्तर मुगल काल का सबसे कमज़ोर शासक, क्योंकि रफ़ीउद्दरजान रफ़ीउद्दौला ये बिल्कुल कमज़ोर शासक थे। 1719 की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ मैं। तो इस समय 1719 में देखो 13 और 40 इसी के बीच का टाइम है। तो विश्वनाथ ने ये काम अपने समय में किया था। और किसके साथ, ये तो पेशवा था, प्रधानमंत्री था। तो ये तो साहू जी के बारे में कह रहा था ना सब कुछ, कि मेरे सम्राट हैं, उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा, उनसे कोई वेतन नहीं लेगा, उनकी जागीरें नहीं लुटेगा, उनके जितने परिवार के लोग हैं, उनकी माता जी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उन सबको तुम रिहा करोगे, उनके जितने भी लुटे हुए महल थे उन सबको वापस करोगे, जितनी जागीरें थे वो भी वापस करोगे, जितनी मुगलों ने आज तक जीती हैं। तो रफ़ीउद्दरजान उस चीज़ के लिए राजी हो गए थे, साहब हमें बना दो तुम राजा, और हम सब काम ऐसा करते हैं, मगर मुगल सत्ता हमें रहने दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो जो आपका मर्जी हो। इसी समय पर क्या होता है, इसी समय पर क्या हो जाता है कि यही काम करते करते, यही समय जो है करते करते जो है, सॉरी यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा गलत किया, बालाजी विश्वनाथ 20 तक रहते हैं। कब तक रहते, 20 तक। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या होता है कि इसी समय 1720 में, कब 1720 में किसकी, बालाजी विश्वनाथ की जो है, यानी कि पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और साहू जी, कौन, साहू जी जो अभी भी सम्राट है, साहू जी महाराज, इनके बड़े बेटे, यानी किसके, विश्वनाथ के बड़े बेटे, जिसका नाम क्या है, बड़े बेटे का नाम क्या था, बालाजी प्रथम को पेशवा घोषित कर देते। क्या कर देते हैं, पेशवा घोषित। अब देख लो भैया, रणवीर सिंह आ गया। बालाजी प्रथम कौन थे, रणवीर सिंह, मान लो अभी मूवी आई थी तो। ठीक है, तो ये वही कहानी अब यहाँ से शुरू हुई है, ये कहानी अब यहाँ से शुरू हुई है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखो बिल्कुल। ठीक है भैया, ये कहानी अब यहाँ से शुरू हुई है। अब मिलेगी इसे मस्तानी, अब मिलेगी बालाजी प्रथम को मस्तानी। समझ गए नहीं, ये मस्तानी वाला जो बालाजी है ना, वो ये है। कौन था ये विश्वनाथ का बेटा था, बड़ा बेटा। ठीक है, और साहू जी का दूसरा पेशवा।
साहू जी का कौन सा था, दूसरा पेशवा। ठीक है, अब कहानी आएगी, अब देखना मूवी, अब पूरी कहानी समझ में आएगी मूवी की। ठीक है, क्या मूवी में दिखाया था, कैसे मस्तानी मिलेगी, ठीक है, कैसा उसका नकाब हटेगा, कैसा रणवीर सिंह जो है एकदम देखते ही मनमुग्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वो थे। चलिए अब बात करते हैं किनकी, बालाजी प्रथम की। ठीक है भाई, बालाजी प्रथम ने मराठों में बहुत अच्छा संघर्ष किया, बहुत अच्छा शासन स्थापित किया, और उसी से रिलेट करके बात जो है हम आज ऐड करने वाले हैं, और आप लोगों को जब भी आएगा मज़ा बहुत बढ़िया तरीके से। तो अब दूसरे पेशवा जो थे, पहले पेशवा तो निपट लिए, ठीक है भैया। अब दूसरे पेशवा के रूप में जो आएंगे वो कौन आएंगे, दूसरे पेशवा में आएंगे बालाजी प्रथम। बालाजी प्रथम, और इनका शासन रहता है 20 से 40 तक, 1720 से और 40 तक इनका शासन रहता है। अब क्या आता है भैया, ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, इन्होंने अपने वचन कहे थे पहले, ये तो पता चल गया होगा किसके पुत्र थे, ये विश्वनाथ के पुत्र थे। ठीक है, अब इन्होंने एक वचन कहा था, मैं आपको भी लिख देता हूँ। इन्होंने कहा था, अब समय आ गया है कि जर्जर वृक्ष के तने पर वार किया जाए तो हमारा शासन या साम्राज्य अटक से या अटकल से, चलो अटक ही लिख देता हूँ, अटक मिल जाएगा, अटक से कटक तक स्थापित हो जाएगा, स्थापित हो सकता है या हो जाएगा। ये वाला वचन आता है एग्जाम में, किसने कहा था, ये बालाजी प्रथम ने कहा था। अब अटक का मतलब क्या है कि जो जर्जर वृक्ष है इस टाइम, जर्जर वृक्ष मतलब कौन सा, मुगलों की कमज़ोर सत्ता चल रही है, जो मुगलों की कमज़ोर सत्ता चल रही है, अगर जर्जर वृक्ष वो है तो अब उनके तनों पर वार किया जाए, अब उन्हें तोड़ दिया जाए, उस वृक्ष को ख़त्म कर दिया जाए, जिससे कि हमारा जो शासन है अटक यानी कि पाक बॉर्डर से लेकर कटक यानी बंगाल तक, समझ गए, अटक यानी पंजाब से लेकर कहाँ तक, बंगाल तक हमारा शासन स्थापित हो जाएगा। इनका मतलब ये था कहने को। क्लियर, यहाँ से इतनी बात यहाँ से आप याद रख लो। और इन्होंने एक काम और किया था, हिंदू पद पादशाही का क्या करा था, का प्रचार किया था इन्होंने, पादशाही पद का प्रचार किया था। हिंदू शासकों को एकजुट करने का प्रयास किया था, एकजुट करने का प्रयास किया। और इसी समय पर प्रयास में चलते चलते छत्रसाल की सहायता की क्या करी, सहायता की। ठीक है, और मुगलों द्वारा छीने गए प्रदेश वापस कराए। और भैया उसी समय किससे, मस्तानी बाई से इनका क्या होती है, भाई से मुलाकात होती है, से क्या होती है, मुलाकात, क्योंकि मस्तानी बाई जो थी वो परेशान थी, उनका शासन जो है मुग़लों का अधिकार बढ़ता चला जा रहा था। ठीक है, तो वो आई थी रहम के लिए। ठीक है, उन्होंने कहा हम ऐसे किसी का रहम नहीं करते, पहले तलवारबाजी करो। ठीक है, तलवारबाजी होती है, जीत जाते हैं इसमें। और जब उनका वो देखते कह रहे ठीक है हम आपकी सहायता करेंगे, और ये चढ़ाई करते हैं मस्तानी बाई के साथ इनके सिंहासन को बचाने के लिए। और जब से इनमें प्रेम प्रसंग का भाव पैदा हो जाता है, और बाद में यही मस्तानी बाई जो है इनकी प्रियतम्मा बन जाती हैं। ठीक है जी, तो इतनी बात हुई है। परंतु इसी के चलते जो है निज़ाम उल मुल्क यानी कि 1724 में निज़ाम हैदराबाद के थे, निज़ाम उल मुल्क
की भी सहायता करते हैं ये, अभी अभी फ़िलहाल में सहायता करते हैं। और मुग़ल सूबेदार जिनका नाम है मुबारिक खां को निज़ाम हरा देते हैं। ठीक है भैया, कौन से युद्ध में? सकूर खेड़ा के युद्ध में। तो अभी पहले कहानी इतनी समझो, बाजीराव प्रथम की क्या थी। कब है ये अपने पिता बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद ये आते हैं 20 में, और ये पेशा बन जाते हैं साहू के। और अभी आते ही अपना प्रछावा छोड़ते हैं कि अब समय आ चुका है, जर्जर वृक्ष के तने पर वार किया जाए और हमारा शासन कटक तक स्थापित हो जाएगा। बढ़िया बात है। हिंदूपद पातशाही का इन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया था, हिंदू शासकों को एकजुट किया। उसी एकजुट के चलते जो है छत्रसाल की सहायता की, मुगलों द्वारा छीने गए प्रदेश वापस कराए। और उसी समय मस्तानी बाई अपने शासन को बचाने के लिए इनसे हेल्प मांगती हैं और इनकी मुलाकात होती है। और 1924 में निज़ाम की भी सहायता करते हैं, हैदराबाद के निज़ाम की सहायता करते हैं। मुग़ल सूबेदार मुबारक खां को वो निज़ाम इनकी सहायता से हरा देते हैं सकूर खेड़ा के युद्ध में। अंततः क्या होता है? अंत यह होता है चौथ और सरदेश मुखी को लेकर। किसको लेकर? चौथ व सरदेश मुखी। ये हमने शिवाजी में बता दिया है कि चौथ और सरदेश मुखी क्या होते हैं। उसको लेकर हैदराबाद के निज़ाम थे, हैदराबाद का प्रश्न जो है खड़ा होता है। चलिए अभी आगे करते हैं क्या बात है। किसके कारण निज़ामों से इनकी बात बिगड़ी? चौथ और सरदेश मुखी के लिए ये बात बिगड़ी है। यानी किसको लेकर? चौथ और सरदेश मुखी को लेकर जो है यहाँ बात बिगड़ती है। ठीक है भैया, चौथ व सरदेश मुखी के प्रश्न को लेकर हैदराबाद पर विवाद होता है। ठीक है भैया, हैदराबाद पर विवाद होता है। और क्या ये चाहते हैं मराठा की चौथ और सरदेश मुखी हमें दी जाए, और निज़ाम इन्हें करने से कर देते हैं मना। ठीक है, और जब जाकर निज़ामों से होते हैं इनके 2 युद्ध। पहला युद्ध जो होता है निज़ाम से कब होता है? 1728 में होता है। और इस युद्ध को नाम दिया गया है पालखेड़ का युद्ध। पालखेड़ का युद्ध। और किसके बीच में होता है? निज़ाम वर्सेस मराठा। और इसमें मराठा विजय हो जाते हैं, निज़ाम हार जाते हैं। और जब हार जाते हैं संधि होती है, समझौता होता है। और उस संधि का नाम क्या होता है? उस संधि का नाम होता है आपका मुंगी शिवगांव संधि। मुंगी शिवगांव संधि, ये वाली संधि होती है। ठीक है, फिर पुनः एक युद्ध होता है 1737 से लेकर और 38 तक। और ये जो युद्ध होता है ये होता है आपका भोपाल का युद्ध। क्या होता है? भोपाल का युद्ध, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र जो है। ये भी किनके बीच में होता है? निज़ाम के और वर्सेस मराठा। ठीक है, मराठा फिर जीत जाते हैं, निज़ाम फिर हार जाते हैं। और यहाँ पर जो संधि होती है उसे कहते हैं दुरई सराय की संधि। दुरई सराय की संधि इसको बोलते हैं भैया। इतनी बात आपको समझोगे। इसी बीच में 1740 में बालाजी प्रथम की हो जाती है मृत्यु। और अब साहू जी, अभी देखो साहू जी का ही समय चल रहा है। अब साहू जी अपने तीसरे पेशवा के रूप में किसे चुन लेते हैं? बालाजी बाजीराव को तीसरे पेशवा के रूप में चुनते हैं। तो अब ये क्या करते हैं? इनकी मृत्यु के बाद में 1740 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद 1740 में साहू जी तीसरे पेशवा के रूप में किसे चुनते हैं? बालाजी बाजीराव प्रथम। तो ये दोबारा से फिर कौन आ जाता है? फिर रणवीर सिंह आ जाता है अगली मूवी में।
अगली मूवी जो बनकर आती है वो फिर आ जाती है, तो कौन बन जाता है? बालाजी बाजीराव प्रथम बनकर आ जाता है। ठीक है भैया। तो इनका शासन कब से कब तक रहा था? इनका शासन रहा था 1740 से लेकर 61 तक, और इनकी समाप्ति के बाद ही इनका सिंहासन जो है अंग्रेजों के शासन में चला जाता है, अधिकार में चला जाता है। चलिए, तो अब बात करने वाले हैं हम बालाजी बाजीराव प्रथम की। ठीक है भाई। अब जो बात करने वाले हैं बालाजी बाजीराव प्रथम, तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव। ठीक है भैया, इनके बारे में बात करते हैं। और 1740 से लेकर 61 तक ये आता है इनका शासन। इन्हें नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। ये किसके नाम से? नाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध, नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है। और कहने का मतलब ये है, संगोला की संधि में 1750 में संगोला की संधि में पेशवा मराठा साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली या सबसे शक्तिशाली मराठा साम्राज्य की शक्ति हाथ में रहती है। पेशवा संधि में पेशवा के हाथ में मराठा साम्राज्य की समस्त शक्ति आ जाती है, क्योंकि साहू जी की जो हो जाती है मृत्यु हो जाती है 49 में उनकी मृत्यु के बाद में क्या हो जाता है? अब पेशवा ही जो है शासक बन जाता है। अब पेशवा ही क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। ठीक है। और इन्होंने शासक बनते ही अपनी राजधानी कहाँ से? सतारा से कहाँ लेकर आए? पूना लेकर आए। सतारा से पूना लेकर आए, ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है। और इन्होंने क्या क्या जीता मैं आपको बताता हूँ। मालवा जीता, बुंदेलखंड जीता। ठीक है। तंजौर जीता। और साथ ही साथ चौथ वसूलना शुरू कर दिया। क्या वसूलना? चौथ वसूलना शुरू कर दिया। ये काम इन्होंने किया था। और एक और बात यहाँ से, हिंदू पद पातशाही का उल्लंघन किया। हिंदू पद पातशाही का क्या करा? उल्लंघन किया भैया। ठीक है। अब बात आती है, उल्लंघन किया, फिर इनका हो जाता है निजाम से संघर्ष। अब 1752 में निजाम इन पर हमला करते हैं, हार जाते हैं। ठीक है। और वो कौन सी संधि होती है? भलकी की संधि होती है निजामों के हारने में। फिर 1757 में फिर निजाम हार जाते हैं, हैदराबाद के निजाम फिर हार जाते हैं। और सिंदरखेड़ की संधि होती है, या युद्ध मान लो, ये युद्ध भी था, संधि भी यही थी। फिर उसके बाद में 1760 में क्या हो जाता है? 1760 में उदगीर निजाम जो है वो परास्त हो जाते हैं। अंततः इन्हें जीतते जीतते लग रहा था, तभी अब मैं बताता हूँ यहाँ पर। अब कहानी आ गई पानीपत के तृतीय युद्ध की। अब बात आ गई पानीपत के तृतीय युद्ध की। तृतीय युद्ध होता है, और वो होता है 1761 में। किस किस के बीच में होता है? अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। के बीच में होता। परंतु उससे पहले आपको दो बातें समझनी पड़ेंगी और भी। पहली बात तो ये कि बालाजी बाजीराव का पुत्र कौन था?
बालाजी बाजीराव का पुत्र का नाम क्या था? तो इसके पुत्र का नाम था विश्वास राव। क्या नाम था? विश्वास राव इनके पुत्र का नाम था। इनके चचेरे भाई का नाम था सदाशिव राव भाऊ। सदाशिव राव भाऊ। तो ये दो एक्टर याद रखने जरा। क्या क्या? बालाजी बाजीराव का पुत्र था विश्वास राव और चचेरा भाई कौन था? सदाशिव राव। क्योंकि अब जो कहानी आने वाली है वो पानीपत के तृतीय युद्ध में आने वाली है। पानीपत के तृतीय युद्ध पर कहानी आने वाली है और उसी कहानी से जो है ये चैप्टर क्लोज होने वाला है। ठीक है भैया। तो फिलहाल में पानीपत का तृतीय युद्ध आता है, वो क्यों हुआ उसका रीज़न बताएंगे, किस किस के बीच में हुआ, हार के कारण क्या थे, सारी हम बात बताएंगे। तो अब हम हेडिंग डालेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध। क्या डालेंगे? पानीपत का तृतीय युद्ध, बिल्कुल A to Z। क्योंकि आपका कोर्स इस टाइम समझाने का इतना टाइम नहीं है जितनी जल्दी आपको कोर्स को कराना है। ठीक है भाई। तो अब आती है बात पानीपत के तृतीय युद्ध की बात आती है। ठीक है। और ये होता है कब? 1761। पहले पानीपत के दो युद्ध में बता देता हूँ। पहला जो होता है वो युद्ध 1526 में होता है, दूसरा युद्ध जो होता है वो 1556 में होता है। ये युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। इब्राहिम लोदी का। फिर दूसरा अकबर और हेमू के बीच होता है। किसके बीच में होता है? अकबर। यहाँ बाबर जीतता है, यहाँ अकबर जीतता है। वहाँ इब्राहिम लोदी हारता है, यहाँ हेमू। तो यहाँ पर किस किस के बीच में होता है? यहाँ होता है अहमद शाह अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और वर्सेस मराठा, इनके बीच में होता है। ठीक है भाई। कारण क्या था युद्ध का? अहमद शाह अब्दाली पंजाब के एक भाग को जीतकर अपने पुत्र को वहाँ पर उत्तराधिकारी बना देता है, परंतु यहाँ पर मराठा लोग जो हैं उसके उत्तराधिकार को वहाँ से हटाकर अपना उत्तराधिकार कर लेते हैं। तो क्या होता है कि अब्दाली के उत्तराधिकार को अपदस्थ करना ये कारण था। ठीक है। अब होता है क्या? अफगान सेना पर एक तो अहमद शाह अब्दाली काम कर रहे थे। कौन थे? अहमद शाह अब्दाली, ये शासन कर रहे थे। इसी वजह से ये युद्ध लड़ना आए थे। और इनका साथ जो दिया था वो शुजाउद्दौला ने दिया था। अवध के शासक कौन थे? शुजाउद्दौला ने कहाँ के थे? ये अवध के थे। इन्होंने पार्टिसिपेट करी थी। इनके साहब नजीबुद्दौला ने भी पार्टिसिपेट करी थी। और चौथा वर्ग लोग इन्होंने भी सपोर्ट करा था इस युद्ध में। जबकि मराठों की तरफ से कौन कौन लड़ रहे थे? पेशवा पुत्र जिसका नाम था पेशवा पुत्र का विश्वास राव। क्या था? विश्वास राव। ठीक है। और पेशवा के पेशवा का ऐसा मान चलिए चचेरा भाई, पेशवा चचेरा भाई यानी कि विश्वास राव के अंकल चाचा कौन? सदा शिव राव भाऊ, ये नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। बस इनकी सहायता किसने की थी? सूरजमल ने। किसने? सूरजमल ने की थी बस सहायता, और किसी ने सहायता की नहीं थी। ठीक है। और ये हार गए थे। कौन हार गए थे? मराठा हार गए थे। ठीक है भाई। हार के कारण बता देता हूँ मैं। अब हार के कारण क्या थे? पहला कारण क्या था? भारी तोप होना। अब भारी तोप थी, इस वजह से किधर को भी घुमा नहीं सकते थे जल्दी। दूसरा कारण ये था स्त्रियों को युद्ध में ले जाना। दूसरा कारण क्या था? स्त्रियों को युद्ध में ले जाना। तीसरा कारण क्या था? गोरिल्ला पद्धति से नापना कर प्रत्यक्ष
युद्ध करना, सीधा युद्ध करा इन्होंने, ठीक है, गोरिल्ला पद्धति नहीं करी इन्होंने, ठीक है भैया। तो ये थे इनके कारण, इस वजह से हारे। फिर इन्हें किसी ने भी सहायता नहीं दी। अब इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने करा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो काशीराज पंडित ने, काशीराज पंडित ने क्या करा था, इसका वर्णन किया था। उनने ये कहा था किससे, बालाजी बाजीराव प्रथम से। उनने संदेश भिजवाया था कि युद्ध के क्या हाल हैं, क्योंकि ये नेतृत्व ये कर रहे थे। बालाजी बाजीराव तो अभी भी जिंदा थे, पेशवा जो थे, तो पेशवा का पुत्र और पेशवा का चचेरा भाई यही तो युद्ध लड़े थे। पेशवा तो अभी भी बचे हुए थे। तो पेशवा के पास में काशीराज पंडित ने एक दिखाया था कि 2 हीरे नष्ट हो गए, 2 हीरे नष्ट हो गए, 27 स्वर्ण मुद्रा खो गई, और चांदी और तांबे को गिना नहीं जा सका। चांदी और तांबे की मुद्राओं को गिना ना जा सका। इसका मतलब क्या था कि सदाशिवराव और विश्वासराव, ये दोनों तो हीरे, वो दोनों तो हो गए नष्ट, मारे गए। 27 प्रमुख सरदार जो थे वो भी नष्ट हो गए, और जो सेना है उनकी गिनती की नहीं जा सकती। तो ये इन्होंने वचन दिया था। तो एग्जाम में आता वो किसने कहा था, काशीराज पंडित ने। और इस युद्ध ने ये तो निर्णय नहीं कहा था कि शासन कौन करेगा, अफगान करेंगे शासन या मराठों करेगा, ये तो नहीं हुआ था इस युद्ध में। परंतु इतना जरूर हो गया था, इस युद्ध ने अंग्रेजों के लिए जो है रास्ता खोल दिया था। अंग्रेजों को मराठा क्षेत्र यानी महाराष्ट्र वाला क्षेत्र जो है अंग्रेजों के हाथ में जाने के लिए रास्ता खुल गया था, क्योंकि दोनों शक्ति ही क्षीण हो गई थी। अंग्रेजों ने मौका उठाकर फिर बाद में क्या करा, यहाँ पर संघर्ष किया और सत्ता अपने हाथ में ले ली, क्योंकि वो चाहते थे जहाँ पर उत्तराधिकार खत्म हो वहाँ पर हम अपना अधिकार कर लेते हैं। तो ये था मराठा संघर्ष, मराठा साम्राज्य, जिस पर आपके पैट के एग्जाम में है। तो आज जो हमने करा है कवर, वो मराठा साम्राज्य को कवर कर लिया है। 2 क्लास इसकी हो चुकी हैं, एक क्लास हमने कल आपको प्रोवाइड की, दूसरी क्लास ये है। थोड़ी बड़ी क्लास है, कोई बात नहीं, मगर संयम के साथ 1-2 बार देखना, ठीक है, आपको पूरा समझ में आएगा और फिर आप एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हो। और फिलहाल में जो भी टॉपिक पढ़े करो उसके MCQ जरूर निकाले करो और उसके MCQ भी लगाया करो, क्योंकि वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। तो मिलते हैं नए सेशन के साथ, क्योंकि अब जो हमारा टॉपिक है, अब जो हमारा टॉपिक होगा वह आई थिंक ये उठिए वाला पेपर, आई थिंक सिलेबस के अनुसार अगर हम बात करें, तो अब जो हमारा सिलेबस है मराठे के बाद में, वो आपका है ब्रिटिश राज्य का उदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। हम कल जो क्लास बनाएंगे वो बनाएंगे ब्रिटिश राज का उदय, अभ्युदय कैसे हुआ और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्या था, फिर ब्रिटिश राज के सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या थे, ये हैं आपके। फिर आपके चलेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसकी केवल 5 या 6 7-8 क्लास रहेंगी, फिर उसका आपका भूगोल जो है शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो लगातार हम जो है क्लास आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो सेशन में मज़ा आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।